आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मेंबरान पार्लियामेंट आगा रहुल्ला की नौगाम धमाके के मुतासरीन से मुलाकात, मामले में मंजफाना तहकीकात का किया गया मुतालबा। श्रीनगर से मेंबरान पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मैदी की जानिब से पीर को उजाला हॉस्पिटल का दौरा किया गया, जहां वो नौगाम पुलिस स्टेशन में पिछले हफ्ते होने वाले धमाके में जख्मी हुए अफराद की हालत पूछने पहुंचे थे। हॉस्पिटल से बाहर सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने पुलिस थाने के अंदर मौजूद संगीन लापरवाही पर सख्त सवाल उठाए हैं और शफाफ तहकीकात का भी मुतालबा किया है। रहुल्ला की जानिब से कहा गया कि ये हसास सामान को कभी भी ऐसे अंदाज में नहीं रखा जाना चाहिए था जिससे कि जानों को खतरे में डाल दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर ये वाकई एक इत्तेफाकी धमाका था तो सबूत पेश करो, ये जख्मियों के साथ इंसाफ होगा। उनका यह भी कहना था कि जिस किस्म की लापरवाही हुई है उसके जिम्मेदारों को पहचान कर कानून के कटघरे में लाया जाए और तहकीक का नतीजा अवाम के सामने रखा जाए। उन्होंने कहा है कि अगर ये दहशतगर्दी का हमला नहीं था तो फिर पूरी गहराई से तहकीकात होनी चाहिए और अवाम की हकीकत को उसमें भी बताई जानी चाहिए। रहुल्ला की जानिब से इस वाक़े को ऐसे सवालात से जोड़ा गया जो कि सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचते थे, जो कि रियासत में कानून और अमन के जिम्मेदार हैं। गैर सियासी तौर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली और पहलगाम के वाकयात को कुछ सियासी जमातें सियासत के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उन्होंने बयान में कहा कि मगर तहकीक जरूरी है ताकि बेगुनाह लोग कुर्बानी ना बन जाएं। इसके साथ ही उन्होंने उस कदम पर भी सख्त एतराज उठाया है जिसमें कि तहकीक मुकम्मल होने से पहले ही मुलजिम के घर को गिरा दिया गया। उन्होंने बयान में कहा तहकीकात से पहले बेगुनाह पर हाथ ना डाला जाए। किस कानून के तहत मुलजिम का घर गिराया गया जबकि तहकीक अभी मुकम्मल ही नहीं हुई थी। आखिर में रहुल्ला की जानिब से दोबारा ये कहा गया है जोर देकर कि एक मंजफाना और खुली तहकीकात होनी चाहिए जो कि असल जिम्मेदारों को सामने लाएगी और बेगुनाहों को निशाना होने से भी बचाएगी। हॉस्टल में जो जख्मी है उनसे मिलने आया था और इन जख्मियों से जो बात करके पता चला ये रिकवर कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको शफा बख्शे, रिकवर कर रहे हैं और ट्रीटमेंट इनका ठीक से हो रहा है और डॉक्टर्स ने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है। इनके इंजरीज़ को जो है ट्रीटमेंट भी अच्छे से किया है, इनका ख्याल भी अच्छे से रखा जा रहा है। उम्मीद है ये जल्द अज जल्द सेहतियाब होंगे। और इसके अलावा जो ये जो वाक़या हुआ है इसमें लैप्सेस बहुत ज़्यादा है। हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल इस इनसेंसिटिविटी से हैंडल करना, फिर एक जगह पे अगर ये जो हमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल था जो जिसमें एक्सप्लोजन हुआ, अगर वो बात सही है तो इतने हसास मटेरियल को इस इनसेंसिटिविटी से अनप्रोफेशनली हैंडल करना और आबादी के बीच में लाना और 200 kg से भी ज़्यादा जो हमें बताया जा रहा है वहाँ पे मटेरियल था, एक्सप्लोसिव मटेरियल था, वो आबादी के बीचों बीच लाया जाए और अनप्रोफेशनली उसको हैंडल किया जाए, कोई प्रोफेशनल टीम ना हो, सेंसिटिविटीज़ का ख्याल ना रखा जाए और उसके नतीजे में इस तरह का वाक़या पेश आया, तो ये बहुत बड़ी लैप्सेस है जिसके नतीजे में न सिर्फ वहाँ पे माली नुकसान हुआ है, शहर के बीचों बीच में माली नुकसान को पूरा किया जा सकता है, मगर जो जानी नुकसान हुआ है उस जानी नुकसान को पूरा नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि कल कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए। इसका असर न सिर्फ उनकी जान गई है बल्कि उन खानवादों पे, उन फैमिलीज़ पे भी उम्र भर रहेगा। तो जितने भी लैप्सेस है इसमें अगर ये कहा जाता है कि यहाँ पे ये एक्सीडेंटल ये केस है, तो वो लैप्सेस जिस वजह से ये हादसा पेश हुआ, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। किन्होंने इतनी अनप्रोफेशनली, इनसेंसिटिविटी के साथ इस मामले को हैंडल किया है। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती का नौगाम धमाके के हवाले से सख्त इल्जाम, मामले में 3000 किलोग्राम एमोनियम नाइट्रेट, सख्त गफलत और जवाबदेही होने की बातें कही गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से नौगाम पुलिस स्टेशन के धमाके के जख्मियों से मुलाकात के बाद संगीन सवालात उठाए गए हैं और पूरे वाक़े को इंतहाई परेशान कुन और हैरत अंगेज करार दिया गया। उनका कहना था कि 3000 किलो एमोनियम नाइट्रेट को एक घने आबादी वाले इलाके में 4 दिन तक रखना समझ से परे है। इल्तिजा ने सवाल उठाया है कि अगर सारे सामान को सील करना भी था तो वो किस तरह और किस जिम्मेदार अफसर की रहनुमाई में किया गया, जबकि मकामी तहसीलदार को भी ये तक नहीं पता था कि एमोनियम नाइट्रेट को सील कैसे किया जाता है। फिर आखिर उन्हें वहाँ
वहां पर क्यों रखा गया, उन्होंने इसे इंतजामी नकास और सख्त गफलत भी करार दिया। इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि धमाके के बाद शहर में जो पकड़ दकड़ का माहौल पैदा किया गया है उससे बेगुनाह लोग निशाना बन रहे हैं। उन्होंने फ्रूट सेलर बिलाल वानी का जिक्र किया है जो कि दबाव और अंदेशे की वजह से खुद को आग लगाने के बाद इंतकाल कर गया। इल्तिजा की जानिब से कहा गया है कि अगर हर शख्स को मुजरिम या फिर गद्दार करार दे दिया जाएगा तो इसका अंजाम और भी खतरनाक होगा। उन्होंने सरकारी अफसरों और सियासी रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सवाल उठाना सियासत नहीं बल्कि हुकूमत और पुलिस से जिम्मेदारी तलब करना सियासतदानों की फर्जमंदारी है। उन्होंने कहा है कि अगर ताज़ियत के लिए जाना भी सियासत है तो फिर सियासत का मकसद क्या रह जाता है। इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से ये भी कहा गया कि बेगुनाहों को सजा देना इंसाफ नहीं होता। कश्मीर में अक्सर इंसाफ का मतलब कश्मीरी की इज्जत नफ्स और जिंदगी के हकूक को पामाल कर देना समझा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में RDX फाड़ने वाले चंद अफराद कश्मीरी थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम कश्मीरियों को एक ही ब्रश से रंग दिया जाए। उन्होंने दिखाया कि साल 2019 के बाद से हुकूमत नॉर्मलसी का दावा करती रही है, मगर जब पुलिस खुद ये कह रही है कि व्हाइट कॉलर डॉक्टर इस मॉड्यूल में शामिल थे तो ये सोचने की बात है कि एक डॉक्टर आखिर इस रास्ते पर क्यों चला। इल्तिजा के मुताबिक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मसला मौजूद है जिसे हुकूमत देखना ही नहीं चाहती। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस नॉर्मलसी का दावा कश्मीर में किया जाता है अब वही हालात दिल्ली तक पहुंच चुके हैं जहां 3000 किलो एमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हेड्स शुड रोल, जिम्मेदार अफराद का तयन होना चाहिए। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि पुलिस जवाब दे कि आखिर ऐसी गफलत कैसी हुई, कि ये ब्लास्ट हुआ कैसे है। अगर आपके पास 3000 किलो, प्लीज कैन यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग प्लीज। अगर 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट आपको मिला, आई विल डू इट अगेन। आप बहुत श्योर, आप सब नहीं, विल डू इट अगेन। नहीं आप नहीं, आप स्टार्ट से कर लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जख्मियों को इयादत के लिए इसके बारे में बोलिए। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। इट्स ऑल्सो वेरी शॉकिंग कि यहाँ नौगाम पुलिस स्टेशन, सबसे पहले इसकी जो लोकेशन है, इट्स इन अ डेंस पॉपुलेटेड एरिया। इतने डेंस पॉपुलेटेड एरिया में पुलिस ने 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा। 4 दिन से वो यहाँ थाने में था। 4 दिन से आप उसका कुछ एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे थे सैंपल जो FSL में जाना था। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है पुलिस के पार्ट से। देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन कि ये वहाँ इतना मटेरियल इतने दिनों से क्यों था। अगर आपको सील भी करना था, मैं तहसीलदार साहब जो सोयबुक के हैं, मैंने उनकी फैमिली से बात की और उनने ये कहा कि जब हमारे तहसीलदार साहब को पता भी नहीं है अमोनियम नाइट्रेट कैसे सील करना है, उनको क्यों वहाँ लिया, तो देयर हैज बीन अ ह्यूज लैप्स ऑफ जजमेंट एंड हेड्स शुड रोल, अकाउंटेबिलिटी नीड्स टू बी फॉलोड। पुलिस के ये कौन से लोग थे, कौन से ऑफिसर्स थे जिनने ये सीलिंग कराई ओवर अ पीरियड ऑफ 3 days। दिस वाज एक्सट्रीमली डेंजरस, इट वाज एन एक्सीडेंट वेटिंग टू हैपन। और उसके बाद भी आप देखिए जो यहाँ पकड़ धकड़ का माहौल स्टार्ट हो गया। जो फ्रूट वेंडर थे, ड्राई फ्रूट सेलर थे, बिलाल वानी, जिनने अपने आप को आग लगाई, उनका आज निधन हो गया, ही हैज़ डाइड। तो आप अगर सबको पनिश करेंगे, सबको आप देशद्रोही बनाएंगे कश्मीर में, तो उसका फिर क्या रिजल्ट होगा। सुनील शर्मा जी यहाँ आए थे, आलोक ने बोला कि महबूबा मुफ्ती जी इस पे पॉलिटिक्स कर रही है। अगर ताज़ियत पे जाना, वो सोयबुग हो, नौगाम हो, अगर ताज़ियत के लिए जाना, कंडोलेंसेस ऑफर करना पॉलिटिक्स है तो देन सो बी इट। आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि पुलिस जो MHA के अंडर आता है उनसे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है। अगर हमारा सवाल करने का मतलब ये है कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो हम पॉलिटिशियंस होके क्या करें फिर। पॉलिटिशियंस की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अकाउंटेबिलिटी सीख करें। सो इट्स एक्सट्रीमली इरिस्पॉन्सिबल एट अ टाइम ऑफ ट्रेजेडी कि आप हमें इतनी हम पे तौहीन लगा रहे हैं दैट वी आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। सीकिंग अकाउंटेबिलिटी डज नॉट मीन यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। सऊदी अरब में पेश आया खौफनाक हादसा। उम्रा ज़ायरीन की बस में आग लगने से 46 में से 45 हिंदुस्तानी शहरी हलाक। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया दुख का इजहार। हिंदुस्तान ने जद्दा में कंट्रोल रूम किया कायम। सऊदी अरब के शहर मदीना के करीब एक संगीन हादसा पेश आया है जिसमें कि 46 में से 45 हिंदुस्तानी ज़ायरीन हलाक हो चुके हैं, जबकि उनकी बस में शिद्दत से आग भड़क गई थी। ये ज़ायरीन हैदराबाद के करीबी के इलाकों से ही ताल्लुक रखते थे और उम्रा की अदायगी के बाद मक्का से मदीना जा रहे थे। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सजनार की जानिब से तस्दीक की गई है कि बस में 46 अफराद मौजूद थे, जिसमें से कि सिर्फ एक शख्स ही जिंदा बच सका है, जो कि अब मदीना के एक हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में जेर इलाज। उनका यह भी कहना था कि हादसे में
में एक तेल के टैंकर भी शरीक था जो कि बस से टकराया, मगर मजीद तफसील अभी मुंतकिल नहीं की गई। तेलंगाना हुकूमत के मुताबिक ये तमाम ज़ायरीन 9 नवंबर को हैदराबाद जद्दा पहुंचे थे। उनमें से 4 ने मक्का में ही रहना पसंद किया। 4 ज़ायरीन अलग गाड़ी पर मदीना गए, जबकि बाकी 46 अफराद इसी बस में सफर कर रहे थे जो कि हादसे का शिकार हो गई। हादसे की खबर आते ही हैदराबाद में अफराद खानदान गम से नादूर हो गए। मोहम्मद तासीन जो कि हैदराबाद के रिहायशी हैं, उन्होंने बताया कि उनके 7 रिश्तेदार इस बस में मौजूद थे। उन्हें हादसे की खबर उनके रिश्तेदार शोएब की जानिब से दी गई है जो कि बच गया है और अब हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी इस सानेहा पर गहरे अफसोस का इजहार किया गया है और कहा गया है कि हिंदुस्तानी हुकूमत सऊदी अरब की जिम्मेदारी इदारों के राब्ते में है। उनका ये भी कहना था कि रियाद में मकामी सिफारत खाना और जद्दा में कौंसुलेट हर मुमकिन मदद फराहम कर रही हैं। वाज़ेह है, जद्दा और हैदराबाद में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं ताकि खानदानों को मालूमात और मदद दी जा सके। हैदराबाद के मेंबरान पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि हलाकशुदा ज़ायरीन की लाशें हिंदुस्तान वापस लाने में फौरन सहूलियत फराहम की जाए। इस दर्दनाक हादसे पर जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी गहरा दुख का इजहार किया गया है। उन्होंने हलाकशुदा अफराद के अहले खाना से भी तहे दिल से हमसारी का इजहार किया और जख्मियों की बरवक्त सेहतियाबी की दुआ की। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया है जब ज़ायरीन की बस एक टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद बस में आग लग गई और ज्यादातर अफराद को बचाया ना जा सका। वहीं इस वाक़े के बाद जद्दा में हिंदुस्तानी कौंसुलेट ने मदीना के करीब ही उम्रा ज़ायरीन के साथ पेश आने वाले संगीन बस हादसे के बाद से 24 घंटे का हरगिज बंद ना होने वाला कंट्रोल रूम कायम कर दिया है ताकि खानदानों को फौरन रहनुमाई और मदद फराहम की जा सके। कौंसुलेट ने कई राब्ता नंबर भी जारी किए हैं और खानदानों से दरख्वास्त की है कि किसी भी जरूरत पर फौरन ही राब्ता करें। अपने बयान में कौंसुलेट की जानिब से लवाहिकीन से गहरी हमसारी का इजहार किया गया और कहा गया है कि रियाद में हिंदुस्तानी सिफारत खाना और जद्दा कौंसुलेट सऊदी हज और उम्रा मिनिस्ट्री के साथ ही साथ मकामी इदारों और उम्रा ऑपरेटर्स के रिवायात में भी मुस्तकिल राब्ते में हैं। इसके अलावा कौंसुलेट के अफसरान और हिंदुस्तानी बिरादरी के वॉलंटियर्स मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और हादसे की मकामात पर मौजूद भी थे ताकि मदद और मालूमात की फराहमी मुनज़्ज़म तौर पर जारी रह सके। جو حقنا الدفاع المدني بيض الله وجيههم والله ما تأخروا. نشوف من المدينة مسافة 40 كيلو ويمكن 7 دقائق. الله يبيض وجيههم. दिल्ली लाल किले धमाके की तहकीकात फरीदाबाद पुलिस ने 2000 कश्मीरी तलबा से की पूछताछ। उमर उन नबी और आमिर रशीद पर हमले की साजिश का इल्जाम। फरीदाबाद पुलिस की जानिब से दिल्ली के करीब होने वाले धमाके के बाद शहर में रहने वाले कश्मीरी तलबा और किराएदारों से वस्से पैमाने पर पूछगिछ शुरू कर दी गई है ताकि किसी भी इम्कानी राब्ते को सामने लाया जा सके जो कि इस सफेद पोश दहशतगर्दी मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक 2000 से ज्यादा कश्मीरी स्टूडेंट्स और किराएदारों से सवाल जवाब किया जा चुका है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में 3000 किलो से ज्यादा बारूदी सामान जिसमें अमोनियम नाइट्रेट शामिल था उसे बरामद करके एक बड़ा दहशतगर्दी नेटवर्क बेनकाब किया था। इस केस में दर्जन भर अफराद जिनमें की अल्फला यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर भी शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली के लाल किले के करीब 10 नवंबर को फटने वाली गाड़ी का ड्राइवर उमर उन नबी साबित हुआ जो कि अल्फला यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था और फरीदाबाद रेड्स के दौरान गिरफ्तारी से बच निकला था। तहकीक करने वालों ने 20 लाख रुपए की फंड ट्रेल भी दरियाफ्त की है जो कि उमर और 2 गिरफ्तार डॉक्टर्स मुजम्मिल और शाहीन से जुड़ी मिली है। इंटेलिजेंस के मुताबिक ये रकम जैश ए मोहम्मद के एक हैंडलर के हवाले से भेजी गई थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से धमाके की तहकीक अपने जिम्मे लेते ही मुख्तलिफ रियासतों में वसीतरीन तलाशी मुहिम शुरू करा दी गई थी। एजेंसी ने इतवार के दिन आमिर रशीद अली जो कि दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार किया। ये वो शख्स है जिस पर इल्जाम है कि उसने उमर के साथ मिलकर दहशतगर्दी हमले की साजिश रची थी जिसमें कि 13 अफराद हलाक हुए। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी आमिर रशीद के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी जिसके बाद ही उसे फौरी तौर पर काबू में कर लिया गया। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें।
और दिल्ली लाल किले धमाके केस में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी, खुदकश हमलावर के साथ ही आमिर रशीद की 10 दिन की हिरासत हुई हासिल। दिल्ली के करीब होने वाले खौफनाक धमाके की केस में एक अहम पहलू सामने आया है, जहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सोमवार के दिन ही एक खुदकुशी हमलावर के मददगार आमिर रशीद अली की 10 दिन की हिफाजती हिरासत दे दी गई है। यह हुक्म दिल्ली की खास दहशतगर्दी मुखालिफ अदालत ने आमिर को पेश किए जाने के बाद जारी किया है। एनआईए के मुताबिक आमिर रशीद अली, जो कि खुदकश हमलावर डॉक्टर उमर के साथ मिलकर ही इस साजिश में बराह रास्त शामिल थे। इस धमाके में 13 अफराद शहीद और 32 जख्मी हुए थे और वाक़या लाल किले के करीब गाड़ी में लगाए बारूदी सामान के फटने से पेश आया। एजेंसी ने कहा है कि आमिर दिल्ली इसलिए आया था ताकि वो उस गाड़ी की खरीदारी में सहूलियत फराहम करे जिसके बाद में बारूदी आईईडी बनकर इस्तेमाल किया गया। एनआईए के मुताबिक फोरेंसिक जांच इस बात की कतई तस्दीक हो चुकी है कि गाड़ी चलाने वाला शख्स उमर उन नबी ही था, जो कि पुलवामा का रिहायशी और अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में जनरल मेडिसिन का असिस्टेंट प्रोफेसर भी था। अदालत के हुक्म के तहत ही आमिर को 10 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में दे दिया गया है, जहां उससे पूरी साजिश, उसके रवाबात और धमाके के मंसूबे के हवाले से तफ्तीश पूछगिछ की जाएगी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।